नोएडा की सड़कों में पत्थरबाजी की जा रही, फैक्ट्रियों के शीशे टूट रहे थे, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी। और उसी समय टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर एक लाइन बार बार दोहराई जा रही थी कि मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है, श्रमिकों ने आंदोलन छेड़ दिया है। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ मजदूरों का गुस्सा है, या इस गुस्से को किसी तय दिशा में मोड़ा जा रहा है और हमें केवल उसका एक हिस्सा दिखाया जा रहा है? यही बात जानने और समझने की आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। और आज हम बात कर रहे हैं अभी के नोएडा में हुई घटना की, मानेसर में हुई घटना की, और उस पूरे नेटवर्क की जो इन घटनाओं के पीछे लगातार दिखाई तो दे रहा है, लेकिन चर्चा उसकी नहीं हो रही है। क्योंकि यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह अभी की ही घटना है और इसी समय इसका नैरेटिव बिगड़ा जा रहा है। दरअसल सोमवार को नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 63 क्षेत्र में जो तस्वीरें वहां से सामने आई वो बेहद गंभीर थी। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कंपनी के बाहर जमा हुए थे। उनके मांगे थी कि वेतन बढ़ाई जाए और काम की परिस्थितियों को बेहतर किया जाए, जो बिल्कुल ही जायज नजर आता है। लेकिन कुछ ही घंटों में वही प्रदर्शन हिंसक हो गया। सड़क किनारे जली हुई कारें, फैक्ट्रियों के टूटे शीशे, अंदर तक पत्थरबाजी और आगजनी के निशान, ये सब किसी भी सामान्य विरोध की तस्वीर नहीं थी। पुलिस को भारी संख्या में तैनात करना पड़ा और हालात को काबू में करने के लिए कड़े प्रयास करने पड़े। इसके बाद इसी शहर के सेक्टर 137 में एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ घरेलू कामगार यानी मेट्स अपने वेतन, काम के अनिश्चित समय और सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध सामूहिक बहिष्कार पर उतर आई। 2 दिन तक सोसाइटियों में मेट्स नहीं पहुंची। यहाँ हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन सामूहिक प्रेशर बनाया गया, प्रदर्शन किया गया। एक तरफ औद्योगिक बेल्ट में उग्र हिंसक प्रदर्शन और दूसरी ओर रिहायशी सोसाइटियों में संगठित बहिष्कार। ये दोनों मुद्दे तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका तरीका एक जैसा था। अब अगर आप इसे केवल मजदूर बनाम मालिक का सीधा संघर्ष मानेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इसी समय कुछ नाम और संगठन बार बार सामने आते हैं। इसमें है मजदूर बिगुल मजदूर दस्ता, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान। ये सभी अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनकी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये सभी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसी माह की बात करें, अर्थात अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह की, तो बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नोएडा के पास से ही रुपेश, आकृति, सृष्टि और मनीषा जैसे वामपंथी एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया। ये नोएडा हॉजरी वर्कर्स के समर्थन में बताए जा रहे थे। उसी समय ठीक मानेसर में सन्नी, सार्थक, श्याम मूर्ति और वीरेंद्र प्रिंस जैसे लोग इंडस्ट्रियल स्ट्राइक कोऑर्डिनेट करते हुए गिरफ्तार हुए। इसमें ध्यान देनी बात यह है कि 2 अलग अलग जगहों पर एक ही समय में एक ही पैटर्न से एक जैसा प्रोटेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों घटनाओं में फ्रंट और एक्चुअल वर्कर्स कम दिखाई दिए, जबकि कैडर बेस्ड मोबिलाइजेशन ज्यादा स्पष्ट दिखाई दिया। यहीं पर वामपंथी संगठन रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आती है, जिसके स्ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन आर्म के रूप में बिगुल मजदूर दस्ता काम करता है और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए मजदूर बिगुल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब के बीच एक केंद्रीय चेहरा भी उभर कर सामने आता है, अभिनव सिन्हा का, जो मजदूर बिगुल का एडिटर है और बिगुल मजदूर दस्ता के वैचारिक चेहरे के रूप में सामने है। यानी एक तरफ ग्राउंड मोबिलाइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन, दोनों एक साथ चलाए जा रहे हैं। अब अगर हम मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान को देखें तो 2016 में बना एक मल्टी यूनियन कलेक्टिव है, जिसमें 16 कम्युनिस्ट यूनियन से जुड़े हुए हैं। इसके पोस्टर और नारे जैसे दुनिया के मजदूरों एक हो, पूंजीवाद मुर्दाबाद, सीधे सीधे क्लासिकल मार्क्सिज्म से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्लासिकल मार्क्सवादी भाषा को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर आप एनसीआर इंडस्ट्रियल बेल्ट की टाइमलाइन को देखें तो हर साल किसी न किसी रूप में मोबिलाइजेशन देखने को मिल ही जाता है। इसीलिए अभी जो नोएडा में हो रहा है ये सब आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि एक रिकरिंग पैटर्न है और उसी पैटर्न का हिस्सा है।
और यह पैटर्न सिर्फ लेबर इशू तक सीमित नहीं है, ये नेटवर्क अलग अलग मुद्दों में दिखाई देता है। हाल ही में दिल्ली में एक पॉल्यूशन प्रोटेस्ट किया गया जिसमें हिड़मा जिंदाबाद जैसे नारे लगाए, तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा जैसे नारे लगाए। मुंबई में गाजा प्रोटेस्ट हुआ जहां पे एलपीजी मुद्दों को इजराइल नैरेटिव से जोड़ा गया। सीएएनआरसी का आंदोलन तो हम बहुत अच्छे से जानते ही हैं। यानी मुद्दे बदलते रहते हैं लेकिन कैडर और नेटवर्क वही रहता है। यही कारण है कि इसे मल्टी फ्रंट एजिटेशन मॉडल कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ करनी होगी कि मजदूरों की मांगे जायज हो सकती है। कम वेतन, असुरक्षित काम, अनिश्चित समय, ये वास्तविक समस्याएं हो सकती है, लेकिन इसका समाधान इस तरह से नहीं होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों की आड़ में हिंसा नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्रियां नहीं जलाई जानी चाहिए, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। नहीं तो ये संघर्ष जो है अपनी नैतिक शक्ति को खो देता है। और ये कम्युनिस्ट पहले भी ऐसा कर चुके हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो मोदीपुरम हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां पर वो ऐसी ही हिंसा करते हैं, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते हैं और वहां से फिर फैक्ट्रीज निकल कर चले जाती है और वहां के लोग हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, पलायन को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हाई पावर कमेटी बनाकर मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू करवाई है। साथ ही मजदूरों में लगभग 21% तक की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है, जिसमें अकुशल मजदूर, अर्धकुशल और कुशल सभी श्रेणी के श्रमिक शामिल हैं। यानी समाधान की ठोस कोशिश की जा रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मीडिया और सोशल मीडिया क्या कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। अगर आप देखेंगे तो इससे सरल एक कहानी बताया जा रहा है कि गरीब मजदूर बनाम अमीर उद्योगपति। लेकिन जब एक ही समय में, एक ही क्षेत्र में, एक ही जैसे पैटर्न के साथ अनेक घटनाएं होती हैं और उनके पीछे एक जैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो केवल सरफेस नैरेटिव पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। आज का नोएडा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है। हर आंदोलन को केवल उसकी मांगों से नहीं समझा जा सकता। कई बार असली कहानी उस नेटवर्क में छिपी होती है जो इस आंदोलन को दिशा देती है। मजदूरों का हक अपनी जगह है, लेकिन उस हक की आड़ में अगर एक वैचारिक टकराव खड़ा किया जा रहा है तो उसे पहचानना भी जरूरी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्लासिकल मार्क्सिज्म की इस थ्योरी को क्या आपने भी ऑब्जर्व किया है? इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या सोच है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस को देखने के लिए द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें द नैरेटिव के साथ। धन्यवाद।